नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को विस्तार से समझा था। आज हम उच्च न्यायालय को समझेंगे और उच्च न्यायालय से संबंधित 50+ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 214 में दिया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। दोस्तों, हमें याद रखना है कि भारत में सबसे पहले 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कौन कौन से? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इन तीनों की स्थापना हुई थी 1862 में। अगर पूछा जाए किस अधिनियम के तहत, तो 1861 के अधिनियम के तहत हुई थी। 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। दोस्तों, यदि इन तीन में भी एक को चुनना हो तो हमें कलकत्ता को चुनना होगा, क्योंकि इन तीन में भी सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की। दोस्तों, शुरुआत में तो 3 उच्च न्यायालय थे, फिर धीरे धीरे उच्च न्यायालयों की संख्या बढ़ती गई और वर्तमान में टोटल भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। आपको यह भी याद रखना कि किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक जज हैं। तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा 160 जज हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। कब हुई थी? 1866 में। हाई कोर्ट के जजों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। दोस्तों, कल हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको था? संसद को। जबकि हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के जजों की संख्या में वृद्धि करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ये अंतर आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों, यदि हम नियुक्ति की बात करें तो चाहे तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों या अन्य न्यायाधीशों, सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे आपको ये जरूर याद रखना है कि राष्ट्रपति जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो वह 2 लोगों से सलाह लेते हैं। एक तो संबंधित राज्य के राज्यपाल और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। और जब राष्ट्रपति हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तब वह 3 लोगों की सलाह लेते हैं। संबंधित राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेते हैं। ये आपको याद रखना है। अब यदि बात करें कि त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, तो जो भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं, ये राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंतर आपको याद ये रखना है कि नियुक्ति तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति करते थे और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। त्यागपत्र सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को देते थे और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं। लेकिन शपथ में अंतर है। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश थे, उनको शपथ कौन दिलाता था? राष्ट्रपति। और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल महोदय शपथ दिलाते हैं। ये आपको याद रखना, यहाँ अंतर है। अब यदि योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पे भी 2 ही योग्यताएं हैं। नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 1 क्या हो? भारत का नागरिक हो। और नंबर 2 लगातार 5 वर्ष तक, कम से कम लगातार 5 वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रहा, या तो लगातार 5 वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रहे हों, या फिर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक वकालत की हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हों। इन 3 में से कोई एक शर्त। यदि हम हटाने की बात करें तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता था, सेम उसी प्रकार से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। अब क्या प्रक्रिया है? तो जिस प्रकार जो राष्ट्रपति को हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया है, उसी प्रकार सेम प्रक्रिया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की। यदि बात करें कि किस आधार पर हटाया जाता है, तो अयोग्यता या कदाचार के आधार पर। किस आधार पर? अयोग्यता या कदाचार के। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी अयोग्यता या कदाचार के आधार पर हटाया जाता है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी अयोग्यता या कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। यदि हम वेतन की बात करें तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश थे, उनके वेतन दिया जाता था केंद्र सरकार की जो संचित निधि होती थी उससे। और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनको वेतन दिया जाता है राज्य संचित निधि से। किससे दिया जाता है? राज्य संचित निधि से। दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है
कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो चाहे तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों सभी को केंद्रीय संचित निधि से मिलती है। किससे मिलती है? केंद्रीय संचित निधि से। जबकि वेतन सुप्रीम कोर्ट को तो मिलती है केंद्रीय संचित निधि से और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को मिलती है राज्य संचित निधि से। कितना वेतन मिलता है? तो देखो, हमने कल सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, तो सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश थे उनको मिलते थे 2,80,000 रुपये प्रति माह, और अन्य न्यायाधीशों को मिलते थे 2,50,000। यहाँ पे हाई कोर्ट की में क्या स्थिति है? तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के बराबर वेतन मिलता है, मतलब 2,50,000, और जो अन्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के इनको 2,25,000 रुपये मिलते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। मैंने आपको कल बताया था कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रेटें जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रेटें जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। दोस्तों, आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है कि यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी आपका मुकदमा चल रहा है उसके निर्णय से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप कहां पे अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और कुछ मामले ऐसे भी हैं जो सीधे हाई कोर्ट में सुने जा सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उनमें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। कुछ मैटर ऐसे भी हैं। कौन कौन से मैटर हैं? तो MP MLA का विवाद, कंपनी विवाद या विवाह तलाक से संबंधित मामले, वसीयत या उत्तराधिकारी से संबंधित मामले, मूल अधिकारों से संबंधित मामले और जनहित याचिका यानी कि PIL से संबंधित मामलों में आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपको निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। और ये सभी मामले हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा हाई कोर्ट वाला जो पोर्शन था वो खत्म हो गया। अब हम आते हैं जिला न्यायालय पे। तो दोस्तों, अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक जिले में क्या होगा? एक जिला न्यायालय होगा। अब आपको याद रखना है कि जो जिला न्यायालय हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिविल कोर्ट और एक होता है सेशन कोर्ट। सिविल कोर्ट को हम हिंदी में व्यवहार न्यायालय बोलते हैं और जो सेशन कोर्ट है इसको हम सत्र न्यायालय बोलते हैं। अब आपको याद रखना है कि सत्र न्यायालय में किस प्रकार के मैटर सुने जाते हैं। तो फौजदारी मामले यानी कि लड़ाई झगड़े मारपीट से संबंधित जो मामले हैं वो कहाँ सुने जाते हैं? सत्र न्यायालय में। और जो दीवानी मामले हैं जैसे धन से संबंधित, जमीन से संबंधित, दहेज से संबंधित, ये मामले कहाँ पे सुने जाते हैं? तो व्यवहार न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट में। दोस्तों, आपको एक बात और याद रखना है कि जो जिला न्यायालय हैं इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के 2 तरीके हैं। नंबर एक तो परीक्षा पास करके नियुक्त किए हो सकते हैं। कौन सी परीक्षा होती है? तो राज्य न्यायिक परीक्षा। और दूसरा, जो संबंधित राज्यपाल है वह संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखना जरूरी है कि भारत में परिवार न्यायालय की शुरुआत कब हुई। भारत में जो परिवार न्यायालय है इसकी शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों 1984 में। परिवार न्यायालय कैसे मामले सुनता है? तो जो छोटे मोटे पारिवारिक मामले हैं, पति पत्नी सास बहू वाले, वो परिवार न्यायालय द्वारा सुने जाते हैं। अब यदि पूछा जाए कि लोक अदालत की शुरुआत भारत में कब हुई, लोक अदालत की शुरुआत, तो परिवार न्यायालय की शुरुआत हुई थी 1984 में और इसके 2 साल बाद मतलब 1986 में लोक अदालत की शुरुआत हुई। आपको याद रखना है कि यदि कोई मैटर लोक अदालत के द्वारा सुना जाता है तो फिर उसके खिलाफ आप किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लोक अदालत से संबंधित 2 पॉइंट याद रखने हैं कि लोक अदालत पहली बात तो सजा नहीं सुना सकता, केवल समझौता कराने का काम करता है। लोक अदालत क्या करती है? केवल समझौता कराएगी, सजा नहीं सुनाएगी, दंड नहीं देगी। और दूसरा, लोक अदालत ने जो भी फैसला सुनाया है आप उसके विरुद्ध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनहित याचिका यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो दोस्तों, जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी USA में 1980 में। जनहित याचिका का मतलब क्या है? तो जनहित याचिका का मतलब है कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है वो कोर्ट नहीं जा सकता तो उसकी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति PIL दायर कर सकता है, यानी कि कोर्ट जा सकता है। पीड़ित की तरफ से कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, उसकी बात रख सकता है। तो जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी अमेरिका में
और भारत में जो जनहित याचिका का जनक माना जाता है वो माना जाता है न्यायाधीश पीएन भगवती को। किसे माना जाता है? न्यायाधीश पीएन भगवती को। और आपको ये भी याद रखना है कि जनहित याचिका हम कहाँ दायर कर सकते हैं? केवल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। जो निचली अदालतें हैं उनमें हम जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो ज़्यादा संगीन अपराध होते हैं उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन की सिफारिश किसने की थी? तो 11वीं वित्त आयोग ने सिफारिश की थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की। अब यदि मोबाइल अदालत की बात करें, मोबाइल अदालत, तो मोबाइल अदालत के जनक माने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने 2007 में मोबाइल अदालत की शुरुआत की थी। मोबाइल अदालत को पहिए पर न्याय भी कहा जाता है। मोबाइल अदालत का मतलब है कि एक गाड़ी में जज और उनकी टीम बैठकर गांव-गांव जाएगी और उस गांव से संबंधित जो भी मैटर होंगे वो वहीं पर सुनाई होगी उनकी। मतलब आपके घर के बाहर ही कोर्ट आएगी। और तो आपको याद रखना है कि मोबाइल अदालत की शुरुआत किसने की थी? एपीजे अब्दुल कलाम ने। फास्ट ट्रैक कोर्ट की रिकमेंडेशन किसने की थी? तो 11वीं वित्त आयोग ने। जनहित याचिका यानी कि पीआईएल की शुरुआत किसने की थी भारत में? तो पीएन भगवती ने। और लोक अदालत का जो लोक अदालत क्या करा सकती है? केवल समझौता कराती है, दंड सजा नहीं दे सकती। और लोक अदालत का जो भी फैसला है उसके विरुद्ध आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। हाई कोर्ट से संबंधित कुछ और भी बिंदु हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। नंबर 1, सबसे पहले तो कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में वर्तमान में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। इन 25 हाई कोर्ट में से ज़्यादातर की जो मुख्य पीठ है वो राज्य की राजधानी में स्थित है। कहाँ स्थित है? उस संबंधित राज्य की राजधानी में। लेकिन कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनकी जो मुख्य पीठ है वो संबंधित राज्य की राजधानी में ना होकर किसी दूसरे बड़े शहर में है, तो वो आपको याद रखना जरूरी है। अब ऐसी कौन कौन से हैं? जैसे कि असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। लेकिन जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वो दिसपुर में ना होकर कहाँ पे है? गुवाहाटी में है। तो आपको एक तो याद रखना है। दूसरा, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, लेकिन उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ पे है? कटक में है। तीसरा आपको याद रखना है राजस्थान उच्च न्यायालय। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, लेकिन जो राजस्थान उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है? जोधपुर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पे है? जबलपुर में है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार केरल की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, केरल की है दोस्तों। इसी प्रकार जो केरल की राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, जबकि केरल का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? गांधीनगर, जबकि गुजरात हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद। इसी प्रकार दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, जबकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ पे है? बिलासपुर में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, जबकि उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? नैनीताल में। तो दोस्तों ये ऐसे हाई कोर्ट थे जिनका उच्च न्यायालय यानी कि मुख्य पीठ संबंधित राज्य की राजधानी में स्थित ना होकर किसी दूसरे बड़े शहर में था। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। नंबर 1, जो असम का हाई कोर्ट है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, वह कहाँ पे स्थित है? तो गुवाहाटी में, जबकि असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ पे है? कटक में। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में। केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में। ये आपके लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं दोस्तों। अब अगला जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि भारत में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य आते हैं। तो दोस्तों ऐसे 7 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में एक से ज़्यादा राज्य आते हैं। अब दोस्तों कौन कौन से हैं वो, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नंबर 1, सबसे पहले तो जो कोलकाता उच्च न्यायालय है इसके अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के अलावा और भी राज्य आते हैं। जैसे कि देखो आप, पश्चिम बंगाल तो है ही, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्लियर। फिर दूसरा है मुंबई उच्च न्यायालय। तो मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र के अलावा दादरा नगर हवेली और गोवा भी आता है। इसी प्रकार जो मद्रास उच्च न्यायालय है, तो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत तमिलनाडु तो आता ही है, मतलब तमिलनाडु के अलावा पांडिचेरी भी इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है।
दोस्तों इसी प्रकार आपको याद रखना है जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है, तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी आता है। दोस्तों इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है इसके अधिकार क्षेत्र में असम तो आता ही है, असम के अलावा नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी आता है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ऐसा उच्च न्यायालय है जिसके अधिकार क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार दोस्तों जो केरल उच्च न्यायालय है, केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत केरल तो आता ही है, साथ में लक्षद्वीप भी आता है। इसी प्रकार दोस्तों जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है इसके अधिकार क्षेत्र में चंडीगढ़ तो आता ही है, साथ साथ पंजाब और हरियाणा भी आता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि ये लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो केरल उच्च न्यायालय। या आपसे पूछ लिया कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो गुवाहाटी। या लद्दाख किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो जम्मू कश्मीर। या आपसे पूछ लिया कि पांडुचेरी किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो मद्रास। तो आपको याद रखना है कि किस हाई कोर्ट के किस राज्य के कौन सा राज्य किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसी प्रकार आपको एक बिंदु और याद रखना है कि भारत के कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनकी मुख्य पीठ के अलावा खंडपीठ भी है। भारत में 8 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनकी मुख्य पीठ तो है ही, मुख्य पीठ के साथ साथ उनकी खंडपीठ भी है। तो जैसे कि कोलकाता उच्च न्यायालय, तो कोलकाता उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ तो कहाँ पे है, कोलकाता में। आपको खंडपीठ कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में। इसी प्रकार जो मुंबई उच्च न्यायालय है इसकी खंडपीठ एक तो नागपुर में है, दूसरी पणजी में है और तीसरी औरंगाबाद में है। इसी प्रकार जो मद्रास उच्च न्यायालय है इसकी खंडपीठ मदुरई में है, मदुरई में। इसी प्रकार जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है इसकी खंडपीठ लखनऊ में है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसी प्रकार जो कर्नाटक उच्च न्यायालय है इसकी खंडपीठ धारवाड़ और कलबुर्गी में है। इसी प्रकार दोस्तों जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है इसकी सबसे ज़्यादा खंडपीठ है, 3 खंडपीठ, एक तो कोहिमा में, एक आइजोल में और एक ईटानगर में। देखो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत 4 राज्य आते थे, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो असम में तो इसकी मुख्य पीठ हो गई गुवाहाटी में, नागालैंड की राजधानी, मिजोरम की राजधानी और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में इनकी क्या है, खंडपीठ है। अब दोस्तों इसी प्रकार आपको याद रखना है कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय है, इस राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे है, जयपुर में। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ है, एक तो ग्वालियर में और एक इंदौर में। तो यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। आपको एक तो याद रखना है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, एक तो ग्वालियर में और एक इंदौर में। एक आपको राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ याद रखना है, कहाँ पे है, जयपुर में। और एक आपको उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ याद रखना है, जो कि कहाँ पे है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उसकी खंडपीठ कहाँ पे है, लखनऊ में। तो दोस्तों हमने अभी क्या बताया कि कुल 8 हाईकोर्ट की मुख्य पीठ के अलावा खंडपीठ भी हैं। 8 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनकी मुख्य पीठ के अलावा खंडपीठ भी हैं। और सबसे ज़्यादा खंडपीठ किसकी हैं, तो 3 खंडपीठ गुवाहाटी की हैं और 3 ही मुंबई की हैं, 3 है दोनों की। और एक पॉइंट और बताया था कि कुल 7 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में 1 से ज़्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ऐसा है जिसके अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक 4 राज्य आते हैं, एक तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो यहाँ पे जो हमारा थ्योरी सेक्शन था वो पूरी तरह से खत्म होता है। अब हम उच्च न्यायालय से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण MCQ हैं उनको करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय का वर्णन है। तो देखो संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय का वर्णन है, तो दोस्तों उच्च न्यायालय का वर्णन है संविधान के भाग 6 में, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन कहाँ था, तो संविधान के भाग 5 में। तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 214 में साफ साफ लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। आपको यह भी याद रखना है कि भारत में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, जैसे अभी वर्तमान में भी है। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 हैं। 25वां कौन सा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 25वां कौन सा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है ये सबसे नया है। ये कहाँ पे बना है, अमरावती में। जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है ये सबसे नया है, 2019 में इसका गठन हुआ था, मतलब निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत में जो सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 3 उच्च न्यायालय थे। कौन कौन से, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यदि एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय को।
अगला है कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो इन तीनों की स्थापना की गई थी 1862 में, और इनके 4 साल बाद यानी कि 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 4 साल बाद यानी कि 1866 में। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से कर सकता है? तो जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कैसे करता है? तो 3 लोगों की परामर्श लेते हैं। एक तो संबंधित राज्य के राज्यपाल, दूसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने होंगे, उनकी संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास था? संसद के पास। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष तक न्यायिक पद या वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो वकालत का अनुभव होना चाहिए 10 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अंतर था कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे उनको शपथ दिलाते थे कौन? राष्ट्रपति महोदय। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल महोदय। अगला क्वेश्चन था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो वर्तमान में है 62 वर्ष, पहले थी 60 वर्ष। 15वें संविधान संशोधन के तहत 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 15वां संविधान संशोधन। जबकि आपको यह याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो शुरुआत से ही 65 वर्ष है, उसको नहीं बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न प्रश्न का निर्णय कौन करता है? यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय करते हैं राष्ट्रपति महोदय। किसके परामर्श पर? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। अब दोस्तों आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आयु के संबंध में यदि कोई गतिरोध है, विवाद है, तो उसको कौन सुलझाता है? तो उस संबंध में संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, त्यागपत्र सभी के सभी किसको देते हैं? राष्ट्रपति महोदय को। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस आधार पर पद से हटाया जाता है? तो चाहे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, सभी को कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव के लिए लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो यहाँ भी सेम है, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की बात हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की बात हो, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की बात हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की बात हो, इनके हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है, यदि वो लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए और राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो अभी बताया कि लोकसभा में अगर ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाता है हटाने के लिए लोकसभा में तो 100 सदस्य और राज्यसभा में तो 50 सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में किस प्रकार की बहुमत की जरूरत होती है? तो दोस्तों न्यायाधीश एक बहुत ही बड़ा पद होता है, तो यहाँ पे विशेष बहुमत ही चाहिए हमें। कौन सा बहुमत चाहिए? विशेष बहुमत, मतलब 2/3 बहुमत। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किसके परामर्श पर? तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी परामर्श पर एक स्थान से दूसरे, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि यदि हम जिला जज की बात करें तो जिला जज का स्थानांतरण कौन करता है? राज्यपाल महोदय। किसके परामर्श पर? तो संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के परामर्श पर। अगला क्वेश्चन है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है?
तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में है, इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए की जाती है? सभी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित है। यदि उसके अलावा भी लगता है कि काम का लोड ज़्यादा होने की वजह से कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, तो उन न्यायाधीशों को बोलते हैं हम अतिरिक्त या एडिशनल न्यायाधीश। तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो 2 वर्ष के लिए की जाती है। कितने समय के लिए की जाती है? 2 वर्ष के लिए की जाती है। अच्छा दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीशों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, वहाँ पे तदर्थ न्यायाधीशों का उल्लेख है या जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें वापस बुलाने का उल्लेख है, लेकिन अतिरिक्त न्यायाधीशों के संबंध में कोई प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस निधि पर भारित होते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते हैं वो किस निधि पर भारित होते हैं? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते राज्य संचित निधि पर होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं वो केंद्रीय संचित निधि पर भारित होते हैं। लेकिन यदि पेंशन की बात करें तो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, सभी की पेंशन केंद्रीय संचित निधि से ही दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस निधि से दी जाती है? तो दोस्तों, चाहे तो पेंशन हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, सभी की पेंशन भारत की संचित निधि से ही दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकता है? तो देखो, यहाँ आपको समझने की बात है कि जिस हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा, एक तो उस राज्य में वकालत नहीं कर सकता। जिस हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा उस राज्य में वकालत नहीं कर सकता। फिर कहाँ कर सकता? एक तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है और दूसरा अन्य राज्यों के हाई कोर्ट में वकालत कर सकता है, उस राज्य में नहीं कर सकता। क्लियर? अन्य राज्यों के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में और अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है तो वो कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकता। अगला है कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को तो रिट जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। अगला है कि मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में रिट जारी करने की शक्ति किसके पास अधिक व्यापक है? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तो केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकती है। तो रिट जारी करने के संबंध में हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर दी गई है। किसको ज़्यादा पावर दी गई है? सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा हाई कोर्ट को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो दोस्तों, जो उच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कर सकता है, अधिकार परीक्षा भी कर सकता है, प्रतिषेध लेख भी कर सकता है, परमादेश भी कर सकता है और उत्प्रेषण भी कर सकता है। ये 5 प्रकार की रिटें हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय अपने अवमानना के लिए क्या दंड दे सकता है? यदि आप कोर्ट की अवमानना करते हैं तो कोर्ट आपको कारावास की सजा भी दे सकता है और आर्थिक दंड भी दे सकता है, कंटेम्प्ट और कोर्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति के तहत उच्च न्यायालय किसकी जांच कर सकता है? तो जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई है और हाई कोर्ट को भी दी गई है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अपने द्वारा दिए गए डिसीजन को चेंज कर सकते हैं और जो संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून की जांच कर सकते हैं। तो संसद और राज्य के द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच की जा सकती है और दूसरा अपने द्वारा दिए गए डिसीजन को बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, अभी पढ़ा था हमने अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 में किसका उल्लेख है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पे हम आपको 3 अनुच्छेद याद रखना है। एक तो अनुच्छेद 124 जो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। अनुच्छेद इनको पलट दो 1 और 2 को, तो क्या आ जाएगा? 214, इसमें हाई कोर्ट का उल्लेख है। और तीसरा 233, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उल्लेख है। अगला है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, जिला जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति करते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल। किसकी परामर्श पर? तो संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर। और दूसरा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक परीक्षा भी होती है, तो उस परीक्षा के माध्यम से भी वो नियुक्त हो सकते हैं, चयनित हो सकते हैं। कौन? राज्य न्यायिक परीक्षा के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है
कि अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति का नियंत्रण किसके पास होता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अधीनस्थ न्यायालय क्या है। अधीनस्थ मतलब निचली अदालत। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट अधीनस्थ हो गया और हाई कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अधीनस्थ हो गया। चूंकि यहाँ पे हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से पढ़ते एक बार क्वेश्चन। अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति का नियंत्रण किसके पास होता है। तो संबंधित उच्च न्यायालय के पास। किसके पास, संबंधित उच्च न्यायालय के पास। अगला क्वेश्चन है कि एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सर्वाधिक क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के पास है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सर्वाधिक क्षेत्राधिकार, मतलब किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत सबसे ज़्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो कौन सा था, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसके अंतर्गत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते थे, तो 4। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते थे, तो 4 राज्य आते थे। कौन कौन से थे भाई, तो नंबर 1 तो था असम, दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और सब खंडपीठ भी इनकी कितनी थी, तो 3 थी। महाराष्ट्र जो आपका मुंबई उच्च न्यायालय है उसकी भी 3 खंडपीठ है और जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसकी भी 3 खंडपीठ है। अगला क्वेश्चन है कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये चारों के चारों राज्य आपकी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत। अगला है कि लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो हमने पढ़ा था कि जो लक्षद्वीप है वो केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। पांडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो पुदुचेरी है जो वो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों क्वेश्चन। अगला है कि गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है। तो एक तो दिल्ली का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है और दूसरा जम्मू कश्मीर का भी अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत लद्दाख भी आता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय कहें या मुख्य पीठ कहें, तो जो मुख्य पीठ है वो है जबलपुर में, जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। तो इसका जो मुख्य पीठ है वो है जबलपुर में। और इंदौर ग्वालियर में क्या है, इनकी खंडपीठ है। इंदौर ग्वालियर में खंडपीठ है। केरल उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, लेकिन इस केरल उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो है एर्नाकुलम में। कहाँ पे है, एर्नाकुलम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, लेकिन जो उड़ीसा उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है वो है कटक में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। इसी प्रकार गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात की राजधानी तो है गांधीनगर, लेकिन जो गुजरात उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे है, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पे स्थित है। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, लेकिन जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे है, जोधपुर में, जबकि खंडपीठ कहाँ पे है, जयपुर में। खंडपीठ है जयपुर में, मुख्य पीठ है जोधपुर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या के हिसाब से कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कितनी है, तो ये भी याद रखना है कि वर्तमान में 160 न्यायाधीश हैं। कितने हैं, 160 न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे छोटा उच्च न्यायालय है वो है सिक्किम उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय है, सिक्किम उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नवीनतम यानी कि 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम नवीनतम उच्च न्यायालय की बात करें तो जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है जो कि अमरावती में स्थित है, ये सबसे नवीनतम है। कौन सा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि अमरावती में है, ये सबसे नवीनतम है। और जो तेलंगाना उच्च न्यायालय है ये इसके बाद दूसरे नंबर का सबसे नवीनतम है। अगला क्वेश्चन है कि किसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। किसी भी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो लीला सेठ। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई भी महिला नहीं रही है। उच्च न्यायालय की तो रही है, कौन, लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो न्यायाधीश बनी थी सबसे पहले अन्ना चांडी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो मोबाइल कोर्ट हैं उसके जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 2007 में इन्होंने शुरुआत की थी। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक करार दिया था। तो दोस्तों जो केरल उच्च न्यायालय है इसने बंद को क्या करार दिया था, असंवैधानिक करार दिया था। यहाँ पे जो हमारे हाईकोर्ट से संबंधित MCQ क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।